दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार ऑडिटर मेंस के लिए चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि आप बिहार ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में अधिकतम मार्क्स लाना चाहते हैं, कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 75 वीडियो 75 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप सारा वीडियो पीडीएफ पढ़ लेते हैं। ऑप्शनल में अगर 150 नंबर ले आते हैं, फाइनल ऑडिटर होगा, फाइनल ऑडिटर होगा, लेकिन सारा पढ़ के जाना होगा। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका आपको लिखनी है। तो आप भूमिका कैसे लिखेंगे? चंपारण सत्याग्रह का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्वतंत्रता आंदोलन का परिवर्तन बिंदु है। इसके तहत गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी गई और सत्याग्रह का पहली बार सफलता प्राप्त की गई। बस इतना ही लिखना है। चंपारण सत्याग्रह भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है। यह स्वतंत्रता आंदोलन का परिवर्तन बिंदु है। इसके तहत गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी गई और पहली बार सत्याग्रह की सफलता सुनिश्चित की गई। बस इतना लिखने के बाद आप सीधे सीधे आगे आ जाना है। आपको भूमिका आप लिख दीजिएगा इसी तरीके से, पीडीएफ में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। आइए उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखने पर एक मैप आपको बनाना है और मैप बिहार का मैप बनाइए। हम स्पेस की कमी के कारण बिहार का मैप पूरा ना बना के हम चंपारण को ही दिखा दिए हैं। आसपास के चंपारण, पश्चिमी पूर्वी चंपारण, आसपास के जिला को भी हम इसमें इंडिकेट कर दिए हैं। आपको भी याद रखना है, अगर स्पेस होगा तो पूरा बिहार का मैप बनाना है, नहीं तो बस इतना ही बना देना है, चंपारण दिखा देना है। नील की खेती हो गया। अब आइए, चंपारण में नील की खेती की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ है, लेकिन 1813 में सबसे पहले बड़ा गांव में नील की फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी। 1813 में पहली बार नील की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब आइए, चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या है यह देखना है। बस इतना लिख देना है। अब भौगोलिक स्थिति में आपको दर्शाना क्या है कि चंपारण मुख्य रूप से तिरहुत प्रमंडल का ही हिस्सा था और तिरहुत प्रमंडल उस समय जो है बिहार और उड़ीसा जो है एक साथ ही था, झारखंड उड़खंड मिलाकर। तो आप दिखाइए, तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा था और वर्तमान में जो है चंपारण को दो जिलों में विभक्त किया गया है। एक का जिला है पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है और पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी है। आप इसको दिखा दीजिएगा भौगोलिक स्थिति। उसके बाद नील की खेती की कब शुरुआत हुई, इसको ध्यान में आपको रखना है। यह जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखेंगे ही, लेकिन यह जरूर इसको ध्यान में रखना है कि चंपारण में नील की खेती की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और 1813 में जो है पहली बार नील की फैक्ट्री जो है चंपारण के बड़ा गांव में स्थापित किया गया था। अब चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण है तिनकटिया प्रणाली। देखिए, आसपास के जिलों में चंपारण और उसके आसपास के जिलों में नील की खेती जो है किया जाता था। नील की खेती क्यों किया जाता था? वस्त्र को रंगने के लिए पहले गंजी बनियान पे आप लोग जो है नील चढ़ाकर जो है पहनते थे गंजी। तो अब तो उसका कर्तव्य कम हो गया है, लेकिन पहले नील से ही जो है हम लोग जो है कलर करते थे गंजी और वही पहनते थे। तो चंपारण में क्या था कि नील की खेती के लिए एक प्रकार की तिनकटिया प्रणाली जो है प्रचलित थी। प्रमुख रूप से कई प्रणाली थी, लेकिन तिनकटिया प्रणाली चंपारण प्रमुख रूप से थी। इसके तहत जो है 1 बीघा में 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा सभी किसानों को अपने 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करने की बाध्यता थी।
यानी प्रति बीघा 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर हर किसान नील की खेती करने के लिए बाध्य था। इसका कोई कानूनी आधार नहीं था। यह प्लांटर जो नील बागान मालिक है उसका मनमाना था। समझ रहे हैं? उसकी मनमाना था। ऐसे किसानों को क्या होता था, उसके खदान की आवश्यकता पर असर पड़ता था। उससे किसानों को जो है एक प्रकार का बेगार होता था। इससे उत्पीड़न और शोषण होता था किसानों को, पहला। दूसरा है कि चंपारण में नील के किसानों को श्रमिक भी जो है, परिश्रमिक जो है, नील की खेती जो 3 कट्ठा करता था उसका मेहनताना यानी परिश्रमिक का भी, श्रम का भी कम भुगतान होता था। इससे भी किसानों में एक सामूहिक सार्वजनिक असंतुष्टि था। तीसरा है कि अत्याचार उत्पीड़न। नील के जो बागान थे, प्लांटर्स जो है, नील बागान मालिक प्लांटर्स जो है यूरोपियन थे, ये किसानों को जो है अत्याचार और उत्पीड़न भी करते थे। बेगार के माध्यम से, जोर जबरदस्ती के माध्यम से, ऊंची ब्याज दर के माध्यम से उत्पीड़न भी करते थे। अगला कारण है जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रयोग। देखिए अब क्या हुआ कि 1917 के आसपास चंपारण पूरे यूरोप में जो है और विशेषकर जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रयोग हो गया। प्रचार प्रसार हुआ, खोज हुई। अब रासायनिक रंगों का प्रचलन होने से क्या हुआ कि अब किसान बागान मालिकों को जो है वो कृत्रिम रंग जो था, रासायनिक रंग जो हम लोग यूज करते हैं, उसके तुलना में ये जो है महंगा पड़ता था। तो अब उसका प्रयोग जो है होने लगा। अब उसका प्रयोग होने से क्या हुआ कि अब बागान मालिक भी नील की खेती जो है छोड़ना चाहते थे, और किसान भी जो है पहले से इसमें असंतोष था। अत्याचार उत्पीड़न से जो है ये भी तंग आ गए थे, ये भी जो है खेती छोड़ना चाहते थे। तो अब नील की खेती तिनकटिया प्रणाली के समझौते से किसानों को मुक्त करने के लिए वो क्या किया कि वो जो है अवैध वसूली जो है, नील बागान मालिक जो है अवैध वसूली करने लगा था। 100 रुपया प्रति बीघा वो अवैध वसूली जो है करने लगा था। और समय पर भुगतान नहीं करने पे वह जो है 12% ब्याज दर जो है अदा करने का जो है आदेश दिया था, और नहीं तो जो है बंधक बनाने का। तो इससे किसानों में क्या था, एक असंतोष था। अब इसी समय राजकुमार शुक्ल, समझ रहे हैं, और चंपारण के स्थानीय किसान नेता सब मिलकर गणेशशंकर विद्यार्थी से कानपुर में मुलाकात किए। और कानपुर में मुलाकात करने के बाद गणेशशंकर विद्यार्थी ही उन्हें सजेस्ट किया कि आप जो है गांधी जी से मिलिए। गणेशशंकर विद्यार्थी अपनी पत्रिका प्रताप में चंपारण के नील किसानों को उत्पीड़न और शोषण को जो है बखूबी जो है प्रकाशित किया था। और उन्हें राजकुमार शुक्ल को, जो मुरली बररबा के निवासी थे, उन्हें गांधी जी से मिलने के लिए उन्हें कहा सजेस्ट किया। उसके बाद जो है 1916 में लखनऊ को कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसमें एनी बेसेंट तिलक और बहुत सारे जो है कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए थे। इसी समय लखनऊ अधिवेशन में ही ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, अन्य किसान नेता चंपारण के किसानों पर जो है, चंपारण के नील किसानों पर जो है दुर्दशा से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव पारित हो गया और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रण दिए कि वे चंपारण आके नील के किसानों का वस्तु स्थिति का अपने स्तर से देखे। गांधी जी जो है मान गए, उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिए। और उसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर होते हुए 14 अप्रैल 1917 को ब्रिटिश सरकार 14 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी की मोतिहारी में आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद वो जसौली गांव का दौरा किए, जहां पट्टेदारों को जो है, जहां एक किसानों को काफी जो है उत्पीड़न हुआ था। जब गांधी जी का चंपारण में आगमन हुआ तो ब्रिटिश सरकार जो है, स्थानीय प्रशासन क्या हुआ कि गांधी जी को कहा गया कि चंपारण से लौट जाए, और आदेश दिया कि यहां धारा 144 लागू है। गांधी जी चंपारण से नहीं लौटे, जो
अलग अलग स्थानीय जगह पर जो दौरा गांव गांव कर रहे थे वे वहां से लौट गए, लेकिन चंपारण से जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद गांधी जी को नोटिस भेजा गया कि न्यायालय में उपस्थित हो जाए और उन पर धारा 188 के तहत जो है, याद रखिएगा 188 के तहत जो है आरोप लगाया गया। उसके बाद गांधी जी न्यायालय में उपस्थित हुए। गांधी जी के रुख देखकर न्यायाधीश जो है मुकदमे को जो है मुकदमे की सुनवाई को स्थगित कर दिया। उसके बाद उपराज्यपाल जो है एडवर्ड अल्बर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है गांधी जी पर से मुकदमे जो है उठा लिया गया। स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया गया कि आप जो है इस गांधी जी पर जो आरोप लगाया गया है उसका कोई साक्ष्य नहीं है, स्थानीय प्रशासन मुकदमा वापस ले। उसके बाद मुकदमा वापस ले लिया और गांधी जी को किसानों से जो है घर घर जाकर या किसानों से जो है मिलने जुलने का और जांच करने के लिए जो है गांधी जी को छूट दे दिया गया। पहली बार यहीं पे कानून का अवज्ञा गांधी जी किए और ब्रिटिश सरकार हार गया, क्योंकि एक तो धारा 144 और 188 के तहत आरोप लगाया गया, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया, कानून को वापस उठा लिया गया और कानून को वापस उठाने के बाद गांधी जी को छूट दे दिया गया। तो पहली बार गांधी जी की पहली सत्याग्रह की जीत यही हुई। उसके बाद गांधी जी गांव गांव का दौरा करने लगे और किसानों से जो है मिलने लगे और किसानों से का बयान जो है स्थानीय स्वयंसेवक जो है गांधी जी के सहयोग से किसानों का बयान दर्ज करने लगे आसपास के सारे जिलों में। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी थे बड़किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग जो है गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। उसके बाद गांधी जी बयान देने लगे। तो अब जो है क्या हुआ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कारण चंपारण में जो है जांच कमेटी की मांग जो है बढ़ने लगी थी, क्योंकि गांधी जी जो बयान दर्ज कर रहे थे उससे प्लांटर्स बगान मालिक जो है मान रहे थे कि इससे क्या होगा कि पक्षपात होगा, एक तरफा जो है गांधी जी एक तरफा सुनेंगे। दूसरी ओर कुछ यूरोपीय अधिकारी भी कह रहे थे कि इससे यूरोपीय विरोधी आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो स्थानीय स्तर पे ब्रिटिश सरकार के स्तर पे प्लांटर ये सारे मिलकर जो है और गांधी जी की भी इच्छा थी, तो अब जांच कमेटी का गठन जो है किया गया। उपराज्यपाल के आदेश पे एक जांच कमेटी, हस्तक्षेप के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया गया। इस जांच कमेटी का नाम है चंपारण एग्रेगेरियन कमेटी। इसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया और रीड भी जो है एक रीड को भी जो है प्रतिनिधि बनाया गया था। FG सलाई के नेतृत्व में यह कमेटी बनाया गया था और गांधी जी, रीड और अन्य लोग इसके सदस्य थे। उसके बाद यह कमेटी जो है, कमेटी को 2 मुद्दों पर जो है याद रखिएगा सलाह देना था। सबसे पहला सलाह था जमींदारों और पट्टेदारों के बीच संबंधों की जांच करना। यह कमेटी जो है पट्टेदारों और जमींदारों के बीच संबंधों की जांच करना, और दूसरा था लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सिफारिश करना। यानी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो FG सलाई के नेतृत्व में अध्यक्षता में गठित की गई थी, उसको 2 मुद्दों पर सलाह सिफारिश करना था। पहला था कि जमींदारों और किसानों के बीच संबंधों की जांच करना और दूसरा किसानों के दुर्दशा पर या उसकी समस्या दूर करने पर सिफारिश करना। यह कमेटी रिपोर्ट जो है 4 अक्टूबर 1917 को सौंपा और कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, किस क्षेत्र में नील की खेती किया जाएगा इसका निर्धारण किसानों पर छोड़ दिया गया। यानी किसानों की स्वतंत्रता होगी वो किस खेत में नील की खेती करना चाहते हैं। दूसरा है नील उगाने वाले के लिए जो समझौता होगा वह स्वैच्छिक होगा। अब किसी को नील उगाने के लिए जोर जबरदस्ती के बलपूर्वक समझौता नहीं कराया जाएगा। यानी जो किसान नील खेती करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें स्वेच्छा होगा, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा।
उसके बाद अगला पॉइंट था कि जो नील की बिक्री है उसकी दर तय करने का अधिकार किसानों की होगी। अगला था अगर कोई किसान नील की खेती करने के लिए समझौता करता है तो वह समझौता अधिकतम 3 वर्ष की होगी और जो प्लांटर्स यानी बागान मालिक जो अवैध वसूली किया है उसका 25% वो लौट आएंगे। इसके बाद क्या हुआ, इस जांच समिति के रिपोर्ट पे ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार इस जांच कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया और चंपारण जो है और एक कानून बनाया और कानून के द्वारा क्या हुआ कि नील की खेती को समाप्त कर दिया गया और 25% अवैध वसूली जो है किसानों के बीच लौटाने का जो है आदेश दे दिया गया। तो चंपारण कृषि अधिनियम के द्वारा नील दिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो अवैध वसूली किया गया था उसका 25% किसानों को बीच लौटाने के लिए जो है सहमति जो है व्यक्त कर दी गई, यानी लौटा दिया गया किसानों को। तो इस तरीके से यह सत्याग्रह जो है क्या हुआ, सफल हो गया। जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था यह सत्याग्रह प्रथम बार जो है यह सत्याग्रह देश में गांधी जी के नेतृत्व में सफल जो है हुआ। अब आइए यह स्वतंत्रता इसका क्या महत्व है उसको देखना है आपको। तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, बस इसी को आप थोड़ा सा कई बार सुनिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब इसका प्रभाव, महत्व और परिवर्तन बिंदु कैसे हुआ अब देखना है। सबसे पहले यह गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह सिद्ध हुआ। प्रथम सत्याग्रह सबसे बड़ा महत्व या परिवर्तन बिंदु यह है। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में एक चमत्कारी और जन नेता मिला। क्योंकि चंपारण से ही गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण हुआ और गांधी जी का व्यक्तित्व एक चमत्कारी और जन नेता के रूप में था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में एक चमत्कारी और जन नेता जो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्राप्त हुआ। दूसरा, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करते ही कांग्रेस के लक्ष्य, उद्देश्य और संगठन जो है बदल गया। अब पहले कांग्रेस का उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरीके से स्वराज प्राप्त करना। अब गांधी जी के पदार्पण से कांग्रेस का उद्देश्य हो गया शांतिपूर्ण, वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज को प्राप्त करना। यानी संवैधानिक और वैधानिक खत्म, जो वैध होगा, जो उचित होगा, उसी तरीके से स्वराज प्राप्त करना। गांधी जी का यही आते ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य, ये राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य और लक्ष्य जो है बदल गया। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से के बाद जो है स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए चरण की शुरुआत हुई जिसे गांधीवादी चरण कहते हैं और यही 1900 लेके और 1947 तक जो है गांधीवादी चरण रहा है। उसके बाद चूंकि गांधी जी एक जन नेता थे, उन्हें लोगों की शक्ति पर विश्वास था। इससे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन्हें जनता की शक्ति पर भरोसा कम था। कुछ अन्य कारणों से वे आंदोलन का लोगों में विस्तार नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी के पदार्पण होने के बाद क्या हुआ कि गांधी जी अधिक से अधिक लोगों को नियंत्रित तरीके से लोगों को आंदोलन में जोड़ने में सफलता प्राप्त किए। चाहे किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो, सभी लोगों को आंदोलन में, या महिलाओं हो, सभी लोगों को जो है वो आपस में जो है आंदोलन में जोड़ते चले गए। इससे क्या हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ और चंपारण सत्याग्रह से ही मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गए। क्योंकि इसी चंपारण सत्याग्रह की सफलता से ही रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा कहे थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बन गए चंपारण सत्याग्रह से ही। तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में जो कुछ हुआ, जो कुछ मंथन हुआ, उससे देश को 5 अमृत जो है प्राप्त हुआ। वर्तमान में चंपारण सत्याग्रह क्या प्रासंगिकता है, महत्व है, तो यही पंचामृत याद रखिएगा। देश को 5 अलग अलग अमृत प्राप्त हुआ। पहली बार लोग सत्याग्रह की
ताकत से लोग परिचित हुए, देशवासी पहली बार। दूसरा है, पहली बार लोगों को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ, जनशक्ति पर भरोसा पैदा हुआ। तीसरा है, गांधी जी जो है चंपारण में रहने के दौरान स्वच्छता और शिक्षा के लिए जो काम किए थे उसका संदेश पूरे भारत पर पहुंचा था। और आज भी जो है स्वच्छता और शिक्षा के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उसका चंपारण सत्याग्रह से महिला और किसानों की स्थिति में सुधारने की जो प्रेरणा जगी, वो आज भी जो है वो प्रेरणा है। और स्वावलंबन, पहली बार चंपारण सत्याग्रह से सूती वस्त्र से कटे हुए, सूती वस्त्र मतलब चरखा से कटे हुए वस्त्र पहनने पर लोगों में एक जागृति पैदा हुआ। इससे देश को जो है क्या हुआ, लोगों में एक स्वावलंबन की चेतना जो है पैदा हुआ है। तो देश को अलग अलग 5 अमृत प्राप्त हुए और यही 5 अमृत जो है राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन को जो है सफल बनाया था और देश को जो है ब्रिटिश सरकार से मुक्ति दिलाया था। यही 5 अमृत याद रखिए। उसके बाद बिहार पर इसका क्या असर पड़ा, तो दोस्तों जैसा कि जानते होंगे बिहार पर भी इसका व्यापक असर पड़ा था। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार क्या हुआ, व्यापक हुआ। 1917 में जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ, ठीक उसके बाद बिहार में रोलर सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, किसान आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी उसके बाद बिहार में भी एक श्रृंखलाबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई। बिहार देश के साथ साथ जो है देश के हर आंदोलन में साथ साथ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही बहुत सारे नेता जो है बहुत सारे जो नेता स्थानीय नेता थे उसकी राष्ट्रीय पहचान हुई। बहुत सारे नए नेता का उदय हुआ, भावी नेतृत्व को तैयार किया। यानी चंपारण सत्याग्रह बिहार में भावी नेतृत्व को तैयार किया है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में किसान आंदोलन का मार्गदर्शन का काम किया है। अब इसी चंपारण सत्याग्रह से स्वामी विद्यानंद सिंह हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो, या श्री कृष्ण सिंह हो, यदुनंदन शर्मा हो, या बिहार किसान सभा हो, इस सब का गठन जो है, इस सब की शुरुआत जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद से ही हुआ है। तो बिहार में भावी किसान आंदोलन को प्रेरित करने का काम किया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, सत्याग्रह से चंपारण से नील की खेती को सदा के लिए, उसके कुछ ही दिन बाद चंपारण से नील की खेती सदा के लिए समाप्त हो गया। तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। इससे किसानों की दुर्दशा, अत्याचार, शोषण की समाप्ति हुई बिहार के किसानों का। दूसरी बात, अगला है कि देश के साथ साथ बिहार को भी पंचामृत प्राप्त हुआ। बिहार में भी बिहार के लोग भी सत्याग्रह से परिचित हुए, अपने शक्ति से परिचित, जनशक्ति से परिचित हुए। स्वच्छता और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई। महिलाओं और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए लोग प्रेरित हुए। यही कारण है कि बाद में किसान आंदोलन और महिला सशक्तिकरण के लिए बारंबार प्रयास किए जा रहे हैं। और आज भी नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास कर रहा है, कहीं न कहीं इसकी प्रेरणा उन्हें पंचामृत से मिलती है, चंपारण सत्याग्रह से मिल रही होगी। और स्वावलंबन की चेतना, आज भी बिहार के लोग जो स्वावलंबन है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता की उनमें एक अलग प्रेरणा है, वह कहीं न कहीं चंपारण सत्याग्रह भी जो है उसकी पृष्ठभूमि में काम करता है। दोस्तों, ये सारे पंचामृत बिहार और देश समान रूप से लाभान्वित किया और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह का वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, तो पंचामृत की जरूर चर्चा कीजिएगा। बाकी सारा आयाम बोल दिए हैं। चंपारण सत्याग्रह का एक आधार पे आलोचना की जाती है कि गांधी जी 7% अवैध वसूली जो है वापस नहीं कर पाए। लेकिन 7% अवैध वसूली नहीं कर पाए, इसके बावजूद भी यह प्रथम सत्याग्रह है, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम सत्याग्रह है। 25% वापस करना भी ब्रिटिश सरकार के लिए जो है क्या है, उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह देश की प्रथम सत्याग्रह रही है और यह चंपारण सत्याग्रह के रूप चंपारण सत्याग्रह में
गांधी जी के रूप में एक चमत्कारी जन नेता प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन को गांधी जी के रूप में चमत्कारी जन आंदोलन प्राप्त हुआ, जो देश को जो है अंतिम समय तक आज मुक्ति ब्रिटिश सरकार से मुक्ति दिलाने का काम किया। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सारा चीज हम देख लिए हैं। आपको क्या करना है, कारण याद रखिएगा, सारे घटनाक्रम याद रखिएगा, परिवर्तन बिंदु याद रखिएगा, आंसर लिखा जाएगा और लिख कर आइए, हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा।